प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सभी लोगों को। मैं अभी यहाँ आज आप लोगों को बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने के लिए आया हूँ। एक व्याधि है जिसका नाम है रक्तपित्त। तो रक्तपित्त व्याधि के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि रक्तपित्त व्याधि जो है इसका अपने आचार्य लोगों ने किस तरह से एनालिसिस किया है और अंशांश कल्पना से रक्तपित्त व्याधि क्या है, किस तरह से इसको हमें समझना चाहिए, किस तरह से इसको डायग्नोस करना चाहिए, निदान करना चाहिए और किस तरह से हमें चिकित्सा करना है। तो रक्तपित्त व्याधि के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा और आप लोग का जो भी अपना ओपिनियन है वो आप लोग इनबॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो रक्तपित्त का मैं शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा रक्त और पित्त ये दोनों इसमें दूषित रहते हैं, इसीलिए इस व्याधि का नाम है रक्त पित्त। तो इसमें क्या होता है कि शरीर के बाह्य स्रोतों में बिना किसी आघात के कारण रक्त स्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, इसलिए इस व्याधि को रक्त पित्त बोला है। और इसमें मुख से, नासिका से, कर्ण से जो जो बहिर्मुख स्रोतस के मार्ग है वहां से जो खून निकलने लगता है बिना किसी आघात की वजह से भी अपने आप ही निकलने लगता है, तो इसीलिए इसको ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से अधोगामी जो रक्तपित्त होता है तो उसमें गुद मार्ग से, योनि मार्ग से, मूत्र मार्ग से जब रक्त प्रवृत्ति अचानक ही होने लगती है, बिना किसी कारण से ब्लीडिंग होने लगता है, तो इसको हम लोग अधोगामी रक्तपित्त बोलते हैं। इसी तरह से पूरा शरीर में जो रोम रंध्र है वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, बिना किसी आघात के, बिना किसी चोट के अपने आप ही खून निकलने लगता है, उसमें आघात आदि दृश्य लक्षण नहीं दिखते हैं, तब इसको हम लोग तिर्यक रक्तपित्त बोलते हैं। मतलब रक्तपित्त व्याधि जो है यहाँ पर सबसे पहले बिना ही अकस्मात ही रक्त जो है वह निकलने लगता है, तो इसीलिए इसको रक्तपित्त बोलते हैं। ऊर्ध्व मार्ग से जब होता है, आंख से, कान से, नाक से, कहीं पर भी ऊर्ध्व जो बहिर्मुख स्रोतस के मार्ग है वहां से निकलने लगता है तो ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त बोलते हैं। जब अधो मार्ग से होता है, योनि मार्ग से, गुद मार्ग से, मूत्र मार्ग से होने लगता है तो उसको अधोगामी रक्तपित्त बोलते हैं। और जब शरीर के रोम रंध्रों से होने लगता है तो उसको तिर्यकगामी रक्तपित्त कहते हैं। ये बिना किसी मतलब आघात के होता है। तो ये बेसिक चीज मैंने आप लोगों को 2 बार बता दिया। अब इसके बारे में चरक संहिता में रक्तपित्त, रक्त और पित्त ये आश्रय आश्रय संबंध से रहते हैं, तो इसके बारे में, रक्तपित्त के बारे में चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 4था चैप्टर है, उसमें 7वां नंबर का श्लोक में बहुत बढ़िया बताया है कि संयोगा दुष्णा ततु सामान्य गंध वर्णयो हो रक्त से पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीषी भी। इतना बढ़िया बताया इन्होंने कि इसमें रक्त पित्त का नाम जो है यह चरकाचार्य जी ने सबसे पहले रखा है, और इन्होंने ये कहा है कि इसमें रक्त और पित्त की समान रूप से दुष्टि होती है। मतलब जितना रक्त इन्वॉल्व है उतना पित्त भी इन्वॉल्व है। जिस तरह से सास और बहू की जब लड़ाई हो रही होती है तो जितना सास इंपॉर्टेंट है लड़ाई करने में, उतना बहू का भी इसमें योगदान रहता है। इसी तरह से रक्त पित्त, और एक दूसरे के बिना सास बहू रह भी नहीं सकती है, इतना प्यार भी होता है और लड़ाई भी होता है। इसीलिए इसको हम सास बहू की लड़ाई मैंने सास बहू की लड़ाई इसलिए यह शब्द यूज किया क्योंकि ना रक्त पित्त उष्ण रहता है, यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने, और यहाँ पे रक्त वाहिनियां फट जाती है, इसलिए सास बहू की लड़ाई की तरह रक्त और पित्त, इसको हमें समझना चाहिए। रक्त और पित्त इनका संसर्ग रहता है, वहां पे दोनों चीजों का संसर्ग रहता है, और इसमें रक्त समान गंध और वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह से सास रहती है वो लड़ाई करने में बहुत उस्ताद रहती है, उसी तरह से बहू भी कम नहीं है, बहू भी लड़ाई करने में बहुत उस्ताद है। इसलिए ये सास बहू की लड़ाई जैसा, और दोस्ती भी है इन लोगों की, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं, इसलिए रक्त और पित्त यह व्याधि जो है इसमें समान गंध वर्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए श्लोक में बोला संयोगा दुष्णा ततु सामान्य गंध वर्ण हो, मतलब इसमें दुष्ट एक दूसरे को दुष्ट करते हैं, एक दूसरे को खराब करते हैं, और समान गंध और वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग ये बोलते हैं कि रक्तपित्त व्याधि हो जाती है। चक्रदत्त में जो चक्रपाणी दत्त है, इन्होंने जो चरक संहिता पे टीका लिखी है, आयुर्वेद दीपिका नाम की टीका लिखी है, उन्होंने एक अलग से ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है चक्रदत्त नाम की टीका बुक है। उस पुस्तक में इन्होंने बोला है कि रक्त युक्तम पित्तम, रक्त युक्त पित्त होता है, या रक्ते दुष्य पित्तम, मतलब रक्त का दुष्य रहता है और वह पित्त को दूषित करता है। पित्त दोष जो रहता है वह उसका दुष्य क्या होता है, तो रक्त होता है। इसलिए रक्त युक्त पित्तम, पित्त में रक्त युक्त हो जाता है, पित्त में रक्त, मतलब बहू पे सांस बैठ गई
तो इसी तरह से बोलेंगे रक्तयुक्त पित्तम या रक्ते दुष्यम पीतम, मतलब सास को बहू ने बिगाड़ दिया तो रक्ते दुष्य पित्तम ऐसा हो गया। या रक्तवत्त पित्तम, सास भी कभी बहू थी, ऐसे रक्तवत्त पित्तम, पित्त जो होता है वो रक्त जैसा हो जाता है, इसलिए रक्तवत्त पित्तम। ये 3 शब्द यूज किया है, फिर से मैं बताता हूं। रक्तयुक्त पित्तम, रक्ते दुष्य पित्तम, रक्तवत्त पित्तम, ये 3 शब्द चक्रदत्त में बोला गया है। इसी तरह से स्वकारण से प्रकुपित हुआ जो पित्त है वह दुष्ट व रक्त है उसके साथ मिल जाता है और इसीलिए ये रक्त पित्त व्याधि हो जाती है। तो आप लोगों को ये चीज असली में सब लोगों को मालूम है, लेकिन मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिशनर हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनको नाक से खून आ रहा है, कभी दांत से खून आ रहा है, कभी कान से खून आ रहा है, कभी आंखों से खून आ रहा है। तो उस टाइम पे लोग घबरा जाते हैं कि हेमेटैक्सिस हो रहा है तो क्या करना है, क्या करना है। यह आयुर्वेद का रक्त पित्त ही है। कभी कभी रक्त प्रदर होने लगता है, मूत्र मार्ग से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है, गुद मार्ग से आने लगता है, तो हमें रक्त पित्त समझना चाहिए। अब इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस रक्त प्रदर है क्या, या रजोदुष्टि है क्या, पित्त रजोदुष्टि है क्या, या फिर प्रवाहिका जैसे लक्षण है क्या, रक्तातिसार है क्या, या रक्त पित्त है, ये तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं रक्त पित्त के बारे में बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि पित्त की दुष्टि और रक्त की दुष्टि स्वतंत्र रूप से दुष्टि होती है। मतलब पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं तो पित्त स्वतंत्र रूप से खराब होता है और रक्त भी स्वतंत्र रूप से खराब होता है। सास जो संस्कार है लड़ाई करने के, वह उसके अपने संस्कार हैं। बहू के जो संस्कार है वह उसके अपने हैं, एक दूसरे से कोई सीखता नहीं है। तो बहू और सास में जब लड़ाई हो रही होती है तो ये दोनों एक दूसरे से पहले से ही ऑलरेडी तैयार हैं कि हमें लड़ना है एक दूसरे से। और रक्त पित्त इसी तरह से स्वर उनका अपने आप दुष्टि अपने कारणों से होती है। और इसी में फिर क्या होता है कि प्रकुपित पित्त से रक्त की दुष्टि और भी होती है। मतलब पित्त अगर खराब है, अगर बहू ने बहुत ज्यादा छेड़ा, यहाँ पे पित्त को हम बहू कहेंगे और रक्त मतलब सास, ऐसा हम लोग एक मतलब समझने के लिए हम करते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन ये समझने के लिए करते हैं। तो जो पित्त है वो बहू है और रक्त है वो सास है। तो यहां पर क्या होता है कि प्रकुपित पित्त से रक्त की दुष्टि और होती है। मतलब जो बहू है उसने अगर इरिटेट किया बहुत ज्यादा तो सास बहुत ज्यादा और प्रकुपित हो जाएगी। मतलब पित्त ने दूषित करके रक्त को खराब किया। इसी तरह से रक्ते दुष्यम पित्तम, रक्त ने पित्त को खराब किया, यह भी हो सकता है। सास भी कभी कभी इरिटेट करती है, बहू को उकसाती है लड़ाई करने के लिए। इसी तरह से रक्त के संसर्ग से या व्याधि के प्रभाव से, मतलब बहू जो थी वो बहुत अच्छी है लेकिन वो सास ऐसी मिल जाती है कि उसके प्रभाव से जैसे ही वो मिलती है तो वह उसके प्रभाव से, उसके संसर्ग से वो खराब हो जाती है और पित्त को मतलब बहू को रक्त जैसा मतलब सास जैसा गंध और वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको रक्त पित्त इस तरह से व्याधि बोलते हैं। मतलब दोनों लड़ाई झगड़ालू है, एक दूसरे से लड़ाई कर रही है, तो इसलिए रक्त पित्त। संक्षेप में ये कहना है कि प्रकुपित पित्त जो है वो रक्त में घुल जाता है, उसे और ज्यादा दुष्ट करता है और इसीलिए रक्त के गंध वर्ण से पित्त में सारे लक्षण आ जाते हैं। मतलब पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है और इसमें विशेष दोष दूसरे समूर्छना रक्त और पित्त की हो रही है। अब मैं कुछ एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो मैं पहले जब प्रैक्टिस शुरू किया तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते थे जिनको मैं सभी को वमन कराता था, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि मैंने जमदग्नि सर से सीखा है तो मैं सभी को वमन कराऊंगा। तो कभी कभी मेरे को पेशेंट सिम्टम में नहीं बताते थे, मैं सभी को लेके पहले वमन कराता था। वमन का सीजन था और सबको फ्री करके रखा था। एक बार एक पेशेंट को क्या हुआ कि उनको ना उल्टी करा रहे थे, तो उल्टी कराते कराते खून आने लगा, बहुत ज्यादा लाल रंग का आने लगा। तो फिर मैंने अपने सर को फोन किया, जमदग्नि सर को, कि सर मेरे पेशेंट में ऐसा हो रहा है कि खून की उल्टी हो रही है। तो सर बोले कि पेशेंट को चक्कर आ रहा है क्या? मैंने कहा नहीं आ रहा है, पेशेंट को तो अच्छा फील हो रहा है और वो उल्टी हो रही है तो अच्छा लग रहा है। तो सर ने पूछा कि कल उसका टेस्ट कैसा है, तो कड़वा कड़वा था। तो सर ने कहा कि ये रक्त पित्त है, अधोग रक्त पित्त है और तुम वमन करा रही हो, ये चिकित्सा सही है, तुमको केस टेकिंग करना चाहिए था। और मैंने नहीं किया, जैसे आप लोग भी केस टेकिंग नहीं करते हैं, हम लोग ऐसी ही दवाई दे देते हैं। इसी तरह से मैंने भी शुरुआत के टाइम पे केस टेकिंग नहीं करके केवल वमन देना है, स्नेहन शोधन करके वमन देना शुरू किया। पेशेंट को कम से कम 2 लीटर तक रेड कलर का पित्त गिरा पूरा, और उसके बाद में उसका अच्छा सा पित्त आने लगा, पीला पीला, और उसके बाद में पानी आने लगा और पेशेंट को बहुत रिलैक्स हो गया। बाद में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मैंने किया
पेशेंट को बाद में बिठाया और फिर मैंने उनसे पूछा तो वो पेशेंट को अधोग रक्तपित्त ही था, मतलब उनको गुद मार्ग से भी ये होता था, ब्लीडिंग होता था, और अधोग मार्ग मतलब ये योनि मार्ग से भी हैवी मेंसेस का प्रॉब्लम था, मतलब उनको महीने में 2 बार आता था। मेटोरेजिया जो बोलते हैं, मेटोरेजिया वो भी होता था, रक्त प्रदर का भी इतिहास था, और मूत्र मार्ग से भी उनको कभी कभी ब्लड होता था। अधोग रक्तपित्त के ही पेशेंट थे और मैंने वमन कराया तो उनका सारा पित्त जो उल्टे मार्ग से निकल गया तो पेशेंट को अच्छा लगा। अब जो रेड कलर का जो पित्त निकला उससे मैंने व्याधि को समझा, क्योंकि किताब में जब हम पढ़ते थे सेकंड ईयर में कि रक्त पित्त, रक्त और पित्त, पित्त और रक्त और इसका संसर्ग हो जाता है, तो समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने 2 लीटर पित्त का उल्टी देखा और पेशेंट को अच्छा लग रहा है, कोई वीकनेस नहीं आ रहा, नहीं तो 2 लीटर अगर ब्लीडिंग हो जाए, उल्टी हो जाए तो फिर इंसान बेहोश हो जाएगा, उसका एचपी लेवल कम हो जाएगा। लेकिन पेशेंट को रिलैक्स लगा और उसका जो टेस्ट था वो कड़वा था और स्मेल भी पित्त जैसा निकल रहा था। बाद में पित्त हरा आया, फिर पीला आया और पेशेंट को अच्छा हो गया और वो व्याधि से भी मुक्त हो गया। तब हम मुझे सच में समझ आया कि रक्त पित्त में रक्त और पित्त एक दूसरे से संसर्ग करके समान गंध वर्ण हो, संसर्गा दूषणा तत्व संयोग करते हैं और दूषित करते हैं एक दूसरे को और समान गंध और वर्ण की प्राप्ति कर देते हैं, और इस तरह से ये रक्त पित्त हो जाता है। तो एक तो मैंने को पेशेंट को बचा दिया और भगवान धन्वंतरी की कृपा रही कि मैंने एक चीज नया चीज सीखा। पेशेंट ही हमारे गुरु हैं, जो लक्षण दिखता है उससे हमें व्याधि और अच्छे से समझ आता है। इसी तरह से रक्त पित्त जो है ये महा आशुकारी है, महागध है, मतलब बहुत डेंजरस बीमारी है। इसीलिए इसको बोला है कि महागधम महावीर्यम अग्निवत शीघ्रकारी च, जिस तरह से आग लगा दिया जाए तो आग पूरी जगह फैल जाता है, इसी तरह से रक्त पित्त व्याधि भी है, बहुत जल्दी आशुकारी है, तुरंत ही पूरे शरीर में फैल जाता है और ये बहुत दारुण है, सीवियर बीमारी है। इसी तरह से अग्नि समान महावेगी है, शीघ्रकारी यह रोग होता है, इसीलिए इसको महागध, मतलब बीमारी में भी महागध, नॉर्मल बीमारी नहीं है। जिस तरह से बोलते हैं महाराज, राजा से भी महाराज, उसी तरह से महागध ये व्याधि है। तो रक्त पित्त व्याधि को इसीलिए ज्वर व्याधि के बाद में सभी आचार्य लोग बाद में बताते हैं, केवल माधव निदान में अतिसार बोला है, ज्वर के बाद अतिसार बोला है। लेकिन आप बाकी जितने भी आर्ष ग्रंथ देखेंगे वृहत्त्रयी, उसमें ज्यादातर पहले ज्वर बताते हैं, पहला व्याधि ज्वर और उसके बाद में रक्त पित्त, ऐसा बताते हैं, क्योंकि ज्वर से रक्त पित्त होता है, ज्वर में उष्णता रहती है, इसलिए रक्त पित्त होने के चांसेस रहते हैं। अब इसका हेतु देखते हैं, तो हेतु जो है वह अपने चरक संहिता में निदान स्थान में तो बहुत बढ़िया से बताया। मैं वो श्लोक न पढ़ के केवल हिंदी में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपके पास जब भी पेशेंट आए तो आप लोग ना इजी वे में डायग्नोसिस कर पाए और उसको समझ पाए। बहुत ज्यादा मैं श्लोक पढ़ूंगा तो वो बाउंस होगा, इसलिए सिंपल चीज बताता हूं। तो जो पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन जो इंसान करता है, उसको मालूम है कि यह सब खाने से मेरा पित्त प्रकोपित होगा, लेकिन प्रज्ञापराध करके वह ऐसे भोजन का सेवन करता है, विशेषतः उष्ण पदार्थ जैसे कि गर्म मसालों का सेवन ज्यादा मात्रा में करना। जैसे कि सरसों का तेल है, अभी महाराष्ट्र में गर्मी है, नागपुर साइड में देखेंगे तो सबसे हॉटेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंध के पास है यह थोड़ा, तो यहाँ पर ना गर्मी ज्यादा पड़ती है। आप लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं जो लोग, तो वहां पे बर्फ पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, शीतलहर है। यहाँ पर हमें सोना पड़ता है तो फैन लगा के, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। अब ऐसे उष्ण प्रदेश में हम लोग रहते हैं, पुणे जैसे सिटी में, पुणे मुंबई में, और यहाँ पर अगर सरसों का तेल खाया जाए तो यह उष्ण है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अगर सरसों का तेल साथ में नहीं है, अगर सरसों का तेल कंटिन्यू ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यहाँ पर रक्तपित्त होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से तीक्ष्ण पदार्थ, कटु पदार्थ, जो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले पदार्थ है, उसका सेवन किया जाए। विदाही पदार्थ जो मतलब खाते ही दाह उत्पन्न करता है बहुत ज्यादा, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, वो ज्यादा मात्रा में अगर खा लिया जाए, या फिर पानी पूरी चाट मसाला, उसमें बहुत ज्यादा गर्म मसाले पड़ते हैं और उसको विदाह उत्पन्न करने वाले, या फिर एक ही तेल को जला हुआ तेल में बार बार समोसे बनाए जाए, जो हलवाई की दुकान पे जो एक ही तेल में पकोड़े बनाए जाते हैं, जला हुआ तेल रहता है उसमें बनाए जाते हैं, वह अगर आपने खा लिया, अगर आपको मालूम नहीं है और वो खा लिया, तो वो लेते ही पूरी तरह से एसिडिटी होती है, ऐसा विदाह उत्पन्न करने वाले। या फिर यहाँ पर कच्ची दाबेली करके कुछ चीज मिलता है जो रोड साइड स्टॉल में वो बेचते हैं, वो ज्यादा तीखा खाया, स्पाइसी बहुत ज्यादा खाया, जो स्पाइसी विदाह उत्पन्न करता है, मतलब हार्ट बर्न और पूरा कंठ और गले सब में जलन पैदा करता है। ये पदार्थ अति मात्रा में ज्यादा खाया जाए। इसी तरह से द्रव पदार्थ, बहुत ज्यादा लिक्विड का सेवन किया जाए,
कुछ लोग बोलते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं और वेट लॉस करने के लिए, और बहुत ज्यादा सूप ले लेते हैं, बहुत ज्यादा जूसेस ले लेते हैं। जितना द्रव की जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। लेकिन जो लोग ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा द्रव लेते हैं, लिक्विड ज्यादा लेते हैं, अब ये द्रव जो है वो पानी के रूप में भी हो सकता है। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि किडनी स्टोन का हिस्ट्री है तो आप ना 10 लीटर 20 लीटर 20-25 लीटर तो पानी दिन भर में पी लीजिए। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी के पीने के लिए भी अग्नि का उसका परिणमन होना जरूरी है, अग्नि को पचाना जरूरी है, तभी वह हमारा अंदर जाके यूरिन से निकलेगा, तभी फिल्टर होगा। लेकिन जो लोग ना एकदम ऐसा सोचते हैं कि बाथरूम में वॉशरूम में कि पानी डालते जाओ शरीर में और वो वॉश आउट होगा, ये अग्नि का कंसेप्ट एलोपैथी साइंस में है ही नहीं। उनका कुछ कुछ साइंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका जो थ्योरी है, जैसे कि किडनी फेलियर हो गया और वो लोग बोलते हैं कि पानी बस 1 लीटर पीना है, एसी में नहीं रहना है, घर में रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और 1 लीटर पानी पीना है। और तृष्णा रोग से इंसान मर जाते हैं बहुत ज्यादा किडनी पेशेंट, क्योंकि वो लोग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि फ्लूइड इनटेक इतना होना चाहिए, फ्लूइड आउटटेक इतना होना चाहिए, इतना ही आउटपुट होना चाहिए और इतना ही, मतलब वो मशीन समझते हैं। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद मानता है स्त्रोतस, आयुर्वेद मानता है दोष दुष्य समूर्छना, आयुर्वेद मानता है अग्नि, अग्नि को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। तो इसीलिए द्रव पदार्थ का सेवन जो करेंगे तो वो पित्त का द्रव गुण को बढ़ा देगा और रक्त की भी तुष्टि करेगा। इसी तरह से अम्ल पदार्थ, आप लोग साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां के लिए वो साथ में देश है, साथ में है कि वो लोग खट्टे चीज ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वहां पे क्षारीय चीज बहुत ज्यादा है, मतलब वहां का पानी क्षारीय है, अल्कलाइन है समुद्र का एरिया, और वहां पर उसको बैलेंस करने के लिए खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे इडली सांबर हो गया, फिर मतलब सांबर का ज्यादा, इमली का ज्यादा सेवन होता है, विनेगर का सेवन ज्यादा होता है। वही चीज अगर यहाँ पर खाई जाए महाराष्ट्र जैसे जगह में या नॉर्थ इंडिया में, खट्टा चीज ज्यादा खाई जाए, टोमेटो सॉस खाई जाए, जैम जेली, और जो खट्टा प्रिजर्वेटिव भी रहता है और खट्टा बना के टोमेटो सॉस ज्यादा मात्रा में खाया जाए, तो यह क्या करता है, पित्त को प्रकोपित करता है, पित्त को दूषित करता है। इसी तरह से क्षार युक्त पदार्थों का सेवन करना, जिसमें अल्कलाइन, मतलब जैसे बेकिंग सोडा हो गया, सोडा का प्रयोग ज्यादा करते हैं बहुत सारे लोग मेस में या होटल्स में। क्या करते हैं कि खाना अच्छा दिखना चाहिए और हमारे ग्राहक है वो कम खाना चाहिए, इसलिए सोडा डाल के खाना बनाया जाता है। जैसे इडली में सोडा डाल दिया, बेकिंग सोडा, तो अच्छा सा फूल जाता है, अच्छा दिखता है। इसी तरह से पापड़ में सोडा बहुत ज्यादा होता है, जितने चाइनीज फूड आइटम है उसमें सोडा ज्यादा होता है, मतलब वो चाइनीज लोग तो बिना उसके बन ही नहीं सकता है चाइनीज फूड आइटम। तो ये क्षार का सेवन ज्यादा करने से, ये सारा हेतु है रक्त पित्त का। आपके पास भी पेशेंट ऐसे आते होंगे जिनको नाक से खून आता है, आंख से खून आता है, मुंह से खून आता है, तो इसमें हेतु निकालेंगे तो आपको यही चीज पता चलेगा कि उष्ण पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं, चाय का सेवन ज्यादा करते हैं, और महाराष्ट्र में गुटखा और पान पराग, ये इसका सेवन ज्यादा होता है। लेडीज लोग भी हैं वो तंबाकू को ऐसे भून के और तंबाकू का पाउडर को भून के और हाथ में लेके और रोज ऐसे घसती हैं और उसको 1 घंटा रखते हैं। तो ये जो रहता है ना उष्ण पदार्थ है, उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थ है। तो किसी भी तरह चाय का भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं बोल लोग, स्मोकिंग करते हैं, फिर उसके बाद में अल्कोहल पीते हैं, ये सारा उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ। या फिर बाहर का जो चटपटा खाना रहता है, कुछ लोगों ना अगर रोज भेलपुरी नहीं खाए, चटपटा ना खाए तो उनका पेट ही नहीं भरता है। यहाँ पर एक महाराष्ट्र में मिसल पाव मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा तेल डाला जाता है और बहुत ज्यादा ना मिर्ची डाला जाता है, लाल मिर्ची, तो उसका सेवन ज्यादा होता है। मैं फर्स्ट ईयर बीएमएस मेरा यवतमाल में हुआ था, मतलब नागपुर के साइड में। तो वहां पर कैसा था कि जो बैगन की सब्जी बनती है नागपुर विदर्भा में, वो इतना ज्यादा मिर्ची रहता है, इतना उन वहां के लोगों को साथ में हो सकता है, मुझे साथ में नहीं होता था। इतना ज्यादा मिर्ची डालते हैं बैगन की सब्जी में कि कान से ऐसे लगता है कि धुआं निकल रहा है इतना, और यूरिन पास करते हुए भी जलन होती है। और उसी तरह से एक मटकी होता है, मटकी का दाल होता है, वो मूंग दाल, लेकिन वो हार्ड होता है। मटकी का दाल बना के और उसमें बहुत ज्यादा तेल तेल ऐसे तैर रहा होता है, इतना ज्यादा तेल डालते हैं और बहुत ज्यादा मिर्ची डालते हैं। तो वो अगर आप लोग खाएंगे जिनको ये उष्ण तीक्ष्ण चीज साथ में नहीं है, तो आप लोगों को जरूर पेट खराब होगा। और इसी का सेवन ज्यादा हो जाएगा तो नाक से खून आने लगेगा, ऊर्ध्वक रक्तपित्त होगा या अधोग रक्तपित्त होगा। तो ये सारा चीज बता रहे हैं और ये सच में देखा जाता है। उष्ण पदार्थ, तीक्ष्ण पदार्थ, कटु पदार्थ, विदाही पदार्थ, द्रव पदार्थ, फिर द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में ज्यादा ये चीज का सेवन करना, अम्ल पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, क्षार युक्त पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, यह रक्तपित्त का मुख्य कारण है। इसी तरह से धूप में घूमना, हम लोग के दिनचर्या विधि देखेंगे आप लोग तो उसमें बोला है कि सिर को ढक के घूमिए। तो आजकल कैप आ गया है, पहले के जमाने में पगड़ी लगा के घूमते थे। और सरदार जी लोगों के लिए सिख धर्म इतना ग्रेट है कि वहां पर
पगड़ी लगा के, और एक तरह से वो एक प्राइड का रहता है कि हम लोग सिख धर्म को मानते हैं, तो वो पगड़ी पहनते हैं। उससे क्या होता है कि अपने सिर को प्रोटेक्शन रहता है। पहले पगड़ी बांध के ही घर से बाहर निकलने को बोला जाता था, और मॉडर्न जमाने में तो कैप लगाओ या हेलमेट लगा के ही बाहर जाओ। लेकिन जो लोग ये सब का नहीं करते, सिर को नहीं रखते और धूप में बहुत ज्यादा दिन भर घूमते रहते हैं, इसी तरह से अग्नि के पास रहते हैं, मतलब भट्टी के पास रहेंगे, केमिकल फैक्ट्री के पास रहेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते थे जो यहाँ जो पीएमटी था, पुणे म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर होते थे, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जो ड्राइवर पुराने पुराने बसेस होते थे पहले के जमाने के, तो मतलब ये मैं 96 97 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 11 12 में पढ़ता था। तो वहां ना जो इंजन था, वो ड्राइवर के पास ही बड़ा सा इंजन रहता था बस में, और इतना गर्म होता था, और उसके पास ही ड्राइवर का बैठने का सीट भी इतना गर्म हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों को रक्त पित्त की बीमारी थी, पाइल्स की बीमारी थी, और मतलब वो लोग को ना एक तो पानी नहीं पी रहे हैं और दिन भर वेगों का धारण करना है, तो ये सारा हेतु मिलता था। तो यह है अग्नि सेवा। अब हीट किस तरह से मिल रहा है वो अलग अलग हेतु हो सकते हैं, मतलब स्थान के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। गर्मी का सेवन ज्यादा करना, इसी तरह से शरद ऋतु में प्राकृतिक रूप से यह भी जो भी हेतु रहते हैं, शरद ऋतु में अगर दिनचर्या का पालन नहीं किया गया और सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो प्राकृतिक रूप से पित्त का प्रकोप हो जाता है। इसी तरह से पित्त प्रकोपक कुछ आहार विहार का बता रहे हैं, जैसे कि जौ का सेवन करना, कोद्रव का सेवन ज्यादा करना, निष्पाव का सेवन करना, उड़ीद का सेवन ज्यादा करना, कुल्थी का सेवन ज्यादा करना, इसके साथ में क्षार का प्रयोग करना। कभी भी कुल्थी की दाल जो रहती है, कुल्थी आप लोग को मालूम होगा, उसका प्रयोग हम लोग, उसका सूप जो है वो हम आम बात में करते हैं, लेकिन कुल्थी की दाल खा लिया ना तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसी तरह से उसको बोलते हैं हॉर्स ग्राम, घोड़े लोगों को खाने के लिए कुल्थी का प्रयोग किया जाता था पहले के जमाने में। उड़ीद का सेवन ज्यादा करना, निष्पाव का सेवन ज्यादा करना, इसी तरह से दही का सेवन 12 महीने में, रात को भी सुबह भी रात को भी हर समय दही, और खट्टा दही का या दही के ऊपर के पानी का सेवन करना, यह रक्त पित्त का हेतु बताया है। इसी तरह से पानी न मिलाया हुआ खट्टा जो तक्र रहता है, जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा और खट्टा खट्टा बहुत पुराना बासी जो रहता है, खट्टा तक्र या खट्टा मटका जो है जिसमें हम दही जमा रहे हैं उसमें और वही वही बनाना, तो खट्टा तक्र जो रहता है वह, या अम्ल कांजी का बहुत ज्यादा सेवन करना। फिर इसी तरह से सुअर का मांस बहुत खाना, भैंस का मांस बहुत खाना, फिर बकरी का मांस खाना और बैल का मांस खाना, यह भी पित्त का प्रकोप करता है। इस तरह से मछली का मांस, उसमें मसाले बहुत ज्यादा पड़ते हैं मछली का मांस में। उसी तरह से पिंडालू, जो तिल का पिंडालू बनता है, उसका सेवन ज्यादा करना। सूखे मांस, क्या करते हैं कि मांस को सुखा दिया जाता है और साल भर खाने के लिए उसका प्रयोग करता है, उसमें मसाले वसाले डाल के सुखा दिया जाता है। तो ये रक्त पित्त का बढ़ाने का ये एक हेतु रहता है। इसी तरह से सूखे जो साग रहते हैं, जो पर्वतों पे लोग रहते हैं ना, तो बर्फ पड़ता है तो लोग साग बनाते हैं, साग को बॉईल करके गरम मसाले डाल के, और वो साग का ऐसे टिक्की टिक्की बना के रख देते हैं, और जब खाना होता है, जब बरसात आ जाती है या फिर जब पहाड़ पे बहुत बर्फ गिरती है, तो उसी को बॉईल करके पानी में डाल के और फिर साग खाते हैं। तो यह जब रक्त पित्त का हेतु बताता है, जिसके लिए साथ में नहीं है। इसी तरह से सरसों का सेवन ज्यादा करना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आचार्य बताते हैं। सरसों का तेल में मैंने ऐसे लोग भी देखे जो आजकल कोई नहीं खाता है, मैंने ऐसे लोग देखे कि बालों में भी सरसों का तेल, कच्ची धानी का सरसों का तेल लगाते हैं, खाने में हलवा भी बनाते हैं तो सरसों के तेल का, उसके बाद में सब्जी भी बनाते हैं तो ज्यादा ज्यादा सरसों के तेल में, पकोड़े भी बनाते हैं तो सरसों के तेल में, हर चीज में। मतलब जब ठंडी है तो ठीक है, लेकिन सालों भर इतना ज्यादा मात्रा में, कम नहीं। अगर वो चावल भी खाते हैं ना तो उनके घर में दाल नहीं रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो शौक रहता है कुछ लोगों को, वो चावल लेते हैं बहुत ज्यादा और उसमें सरसों का तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं और वो मिक्स करके और खा लेते हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा है, और रक्त पित्त का हेतु रहता है, मालूम नहीं रहता है कि ये कितना ज्यादा बॉडी में हीट करेगा। एक बार मैंने भी बचपन में ऐसे किया था, मैंने देखा था कहीं पर भी, कहीं तो देखा था, मेरे पापा एयरफोर्स में थे तो मैंने देखा था कि आंटी खाती थी, तो मुझे भी शौक चढ़ा था। मैंने एक बार ऐसे चावल लिया और उसमें बहुत ज्यादा सरसों का तेल डाला, गीला गीला किया और उसमें मिर्ची डाला, नमक डाला और उसको खा लिया। खाते खाते तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और मुझे ना नेक्स्ट डे नाक से खून आने लगा। मतलब वो बात याद आता है तो अब समझ आता है कि हाँ, रक्त पित्त का ये हेतु है, ज्यादा सरसों का तेल खाना। उसी तरह से लहसुन का सेवन ज्यादा करना, जो लोग बहुत खाने में सुबह शाम ज्यादा ज्यादा लहसुन खाते हैं उनको भी ये हो जाता है। मूली का सेवन ज्यादा करना, वो भी रक्त पित्त का हेतु रहता है। फिर
सहजन जो मधुशिग्रु है मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया तो ठीक है, लेकिन शिग्रु सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं और ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो पित्त का प्रकोप करने का हेतु रहता है। पुदीना का चटनी, पुदीना का सेवन ज्यादा मात्रा में करना, थोड़ा खाया चटनी तो चाटने के लिए रहता है, ठीक है। अगर आप सब्जी की तरह 3-3 टाइम 4-4 टाइम खा रहे हैं पुदीना, तो वह भी पित्त का प्रकोप करता है। इसी तरह से सूरन जो रहता है, सूरन जो जिम्मी कंद बोलते हैं, एलिफेंट फूड, उसका भी सेवन ज्यादा करना। हम लोग पाइल्स के पेशेंट को सूरन की सब्जी बोलते हैं, लेकिन हम डेली नहीं बोलते हैं कि तीनों टाइम आप सूरन की सब्जी खाओ, हम बोलते हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाओ। सूरन बटक भी देते हैं तो प्रमाण से देते हैं, 1 रत्ती की गोली या 2 रत्ती की, ज्यादा देंगे तो पित्त का प्रकोप करता है। इसी तरह से साग जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जब भी बनाया जाता है उसमें तेल और मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए साग का सेवन। इसी तरह से धनिया का सेवन बहुत ज्यादा करना। अब धनिया पर मैं एक बात बताता हूँ, आजकल धनिया ऐसा आ रहा है, हाइब्रिड करके धनिया आ रहा है। तो मेरे पापा बताते हैं कि बचपन में वो एक बार क्या किए कि खेत में गए, तो हम लोग का जो गांव में पैतृक घर है वहां पर खेत में धनिया बहुत रोपा गया था। तो मेरे पापा क्या किए कि धनिया को ऐसे तोड़े और पॉकेट में रख लिए, और वो आ रहे थे, तो आते थे गांव से आ रहे थे, तो 2-3 गांव बहुत दूर गए थे, तो आ रहे थे ना, तो गांव के चौपाल पे कुछ लोग बैठे थे जो सुबह सुबह ऐसे गप्पे मारने के लिए ऐसे बैठते हैं ना, तो बैठे थे। तो मेरे पापा छोटे थे, तो उन्होंने पूछा कि धनिया लेके आ रहे हो क्या? तो मेरे पापा बोले कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मतलब धनिया की गंध पॉकेट में है, पेट में, पैंट के पॉकेट में है, और दूर से ही स्मेल आता था, मतलब इतना सुगंधित धनिया रहता था। आजकल का धनिया जो है, आप इतना गड्डी का गड्डी डाल दीजिए सब्जी में, कुछ स्मेल नहीं आता है, क्योंकि हाइब्रिड है सब। पहले का जो शुद्ध रहता था, क्योंकि पहले यूरिया और पेस्टिसाइड का नहीं यूज होता था इतना ज्यादा मात्रा में। आजकल आ रहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हाइब्रिड आ रहा है धनिया, तो इसलिए इतना सुगंध नहीं। तो वो जमाने का जो धनिया का सेवन ज्यादा करना, वो रक्त पित्त का हेतु होता था। आजकल तो मिर्ची भी तीखा नहीं आता है, टमाटर भी खट्टा नहीं आता है, टमाटर में भी खट्टापन चला गया है, सब हाइब्रिड चीज आ रहे हैं। तो उस जमाने का जो धनिया होता था वो ज्यादा मात्रा में खाने से रक्त पित्त करता था। इसी तरह से बहुत प्रकार के जो मद्य रहते हैं, शराब रहते हैं, वो भी रक्त पित्त के हेतु रहते हैं। इसी तरह से खट्टा बेर का सेवन, खट्टा खट्टा, पहले के जमाने में बेर खाने का था, क्योंकि रामायण के काल में, त्रेता युग में ऐसे बोला जाता था कि राम जी को बेर बहुत पसंद था, शबरी ने खिलाया था, तो लोग ना बेर खाने के बहुत शौकीन थे। आजकल के कैसे आजकल हो गया है कि ये मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गया है ना, पहले के जमाने में लोग ना ऐसे जमा होते थे और बेर ऐसे खाते थे, बहुत अच्छा लगता था सब लोगों को, ऐसे मिलजुल के पार्टी होती थी, तो बेर की पार्टी होती थी कि रामचंद्र भगवान खाए थे तो हम क्यों। तो खट्टा बेर ज्यादा खाने से रक्त पित्त ये सब हो जाता था। इसी तरह से विरुद्ध आहार का सेवन करना, जैसे कि दूध और मछली का सेवन करना, कबूतर का मांस सरसों के तेल में बना के खाना, दूध और मद्य का सेवन करना, दूध और नॉनवेज का सेवन करना, यह सब भी रक्त पित्त का। दूध और नमक कौन खाता है? जो लोग खाते हैं उनको रक्त पित्त होता ही होता है। इसी तरह से चरकाचार्य जी ने और भी बहुत सारा ये बता दिया है कि अधिक मात्रा में, अब एक और बताया कि धूप में बहुत देर तक दूध रख दिया है, दूध धूप में रखा है, गर्म हो गया दूध, और उसका सेवन बहुत बार कर दिया है। या फिर दूध के साथ जो कुटकी का सेवन ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, कटुरोहिणी कुटकी का जो साग होता है, मतलब जो उसके पत्ते हैं उसका साग बना के दूध के साथ सेवन कर रहे हैं, और सरसों के तेल में बना हुए कबूतर के मांस को खा रहे हैं, या क्षार युक्त कबूतर का मांस का सेवन कर रहे हैं, या खट्टे चीज के साथ नींबू डाल के और दूध पी रहे हैं, या कोई ये रूह अफ़ज़ा डाल के या कोई शरबत डाल के दूध पी रहे हैं। तो खट्टे पदार्थों के साथ दूध का सेवन करना, यह सब रक्त दुष्टि का हेतु रहता है। इसी तरह से दिन में सोना, ये रक्त दुष्टि का हेतु रहता है, पित्त का खराब करता है। जरूरत न होकर भी रक्त मोक्षण बार बार करना, यह भी रक्त पित्त का एक हेतु बताया, रक्त और पित्त को दूषित करता है। छर्दी वेग को धारण करना, उल्टी आ रही है उसको रोकना, यह भी रक्त पित्त का एक हेतु बताया है। तो ये बहुत सारे ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ हेतु है। एक ना यहाँ पे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ है, वहां पर ना एक भारत सरकार, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को कि आप ना जितने भी हेतु बताएं अपने ग्रंथों में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, तो सारे हेतु का संग्रह करके एक बुक लिखी। तो एक बुक लिखा गया हेतु कोश, उसमें सारे हेतु बताए कि ये करने से पित्त का प्रकोप होता है और विद रेफरेंस बताया।
फिर उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत खुश हुई, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। फिर उन्होंने बोला कि अब लक्षण कोश लिखिए, तो क्या क्या बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं सारा का संग्रह किया गया, तो वो बन गया लक्षण कोश। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर पैसा दिया वो यूनिवर्सिटी को, तिलक महाराज विद्यापीठ पुणे की, उन्होंने कहा कि अब औषध का कोश बनाइए, तो 5 वॉल्यूम का औषध का कोश बनाए कि ये बीमारी है, रक्त पित्त व्याधि है, इसमें चरक में ये रेफरेंस है, ये दवाइयां हैं, फिर सुश्रुत में ये है, वाग्भट में, तो हेतु लक्षण कोश, हेतु लक्षण और औषध कोश, त्रिस्कंद कोश की रचना की गई है। तो ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे इसमें ये हैं, हेतु हैं जो हमारे ग्रंथकारों ने बताए हैं, हमें उसी के पैरामीटर से आजकल का क्या हेतु है। अब उस जमाने में पेप्सी कोला या फिर थम्स अप ये सब नहीं था पहले के जमाने में, लेकिन वह सब ज्यादा मात्रा में पीना, पेप्सी का सेवन ज्यादा करना रक्त पित्त का एक हेतु है, यह भी हमें समझना चाहिए। इसी तरह से पहले फ्रिज नहीं होता था, रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, और फ्रिज के पदार्थ बासी भोजन करना और बहुत ज्यादा मात्रा में बासी खाना, यह भी रक्त पित्त, क्योंकि अग्नि मांद्य करेगा और फिर बहुत ज्यादा तीखा चीज वहां पे रखा है उसका सेवन किया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारे हेतु आज के जमाने के हिसाब से, उस समय में टोमेटो सॉस नहीं होते थे, आजकल टोमेटो सॉस है, चिली सॉस है, इसका सेवन ज्यादा मात्रा, विनेगर का सेवन करना, तो ये सब का सेवन, ऐसे बहुत सारे हेतु है जो आज हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोगों को पेशेंट से सीखना पड़ता है कि ये हेतु का सेवन करने से ये हुआ। बस हमें रस विधि विपाक समझ आना चाहिए कि टोमेटो सॉस ज्यादा खाने से क्या होता है कि अम्लता बढ़ती है, अम्लता बढ़ता है, प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, सोडियम बेंजोएट वगैरह डाला रहता है, तो बहुत ज्यादा सॉस खाते हैं पेशेंट तो उनको रक्त पित्त होता है। तो हमें आयुर्वेद का बेस रख के और भी बहुत सारी चीजों पे अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें संप्राप्ति बता रहे हैं, रक्त पित्त की संप्राप्ति, इतना करके मैं रुकूंगा और फिर मैं कल फिर से इसका और आगे से करूंगा, क्योंकि एक दिन में व्याधि नहीं समझ आएगा, इसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर जब हम पेशेंट देखेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। किताबी ज्ञान एक तरफ रहता है और पेशेंट जो सिखाते हैं वह ज्ञान अलग रहता है। पेशेंट हमें जो बताते हैं तब हमें, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं समझते हैं देख कर, वह ज्ञान हमेशा दिमाग में रहता है। किताबी ज्ञान रहता है वो हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, नहीं भी भूलते हैं तो उतना परफेक्ट नहीं होता जितना देख के ज्ञान रहता है। तो इसलिए पेशेंट देखना चाहिए, जितना पेशेंट का एक्सपोजर होगा उतना, और सुनेंगे हम लोग, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमारा ज्ञान और परफेक्ट होते जाएगा। तो अब माधव निदान में बता रहे हैं कि पित्तम विदग्धम स्वगुणेर विदेहत्याशु शोणितम तथा प्रवृत्ति रक्त मूर्ध्वम च अधो द्विधा पीवा, मतलब पित्त जब विदग्ध हो जाता है, पित्त खराब हो जाता है, विदग्ध मतलब पूरी तरह से दूषित हो जाता है, और पित्त कच्चा रहता है, विदग्ध हो जाता है, तो स्वगुण विदहत्याशु, फिर अपने गुण से, क्योंकि पित्त खुद ही उष्ण और तीक्ष्ण रहता है, पित्त में गर्मी रहती है, वह क्या करता है कि अपने ही गुण से वह दहन होता है और वह रक्त शोणितम, रक्त को भी दूषित करता है, उसको भी खराब करता है, तथा प्रवृत्ते रक्त मूर्ध्वम चाधो, मतलब फिर वह रक्त जो है रक्त के साथ मिल के, जैसे कि गंगा नदी और यमुना नदी, गंगा नदी का पानी साफ है मतलब सफेद है, यमुना नदी का पानी काला है, गंगा और यमुना जाके मिल जाते हैं और वो पानी कुछ अलग बन जाता है, प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद में कुछ अलग बन जाता है। इसी तरह से रक्त का कुछ अलग कंसिस्टेंसी होता है, पित्त का अलग होता है, दोनों मिल के वॉल्यूम से भी क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बढ़ जाते हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब रक्त पित्त में जैसे 5 लीटर ब्लड बताया है मॉडर्न साइंस ने, तो यहाँ पे 7 लीटर हो जाता है, क्योंकि पित्त भी दूषित होके मिल जाता है। पित्त उतना नहीं बताया है कि इतना ज्यादा पित्त होता है, लेकिन पित्त द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, क्योंकि द्रव का सेवन ज्यादा हो रहा है, पानी का सेवन ज्यादा हो रहा है, तो दूषित पित्त है वह 2 लीटर और 5 लीटर रक्त, ये मिल के क्वांटिटिवली, क्वांटिटी से बढ़ जाता है और क्वालिटेटिवली भी दूषित हो जाता है। तब यह ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है तो ऊर्ध्वक रक्त पित्त होता है, अधोग मार्ग से निकलता है तो अधोग रक्त पित्त होता है, तिर्यक मार्ग से निकलता है तो तिर्यक रक्त पित्त होता है। अब इसी को हम लोग कल और चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। आप लोग का जो भी क्वेश्चन है आप लोग लिखिए यहाँ पे इनबॉक्स में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और फिर इंटरेक्टिव सेशन में और चर्चा करेंगे। और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं जो इतना ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं ग्रंथों को, क्योंकि बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ेंगे उतना और कंसेप्ट क्लियर होता है। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं देता है, ये बात हमेशा याद रखें। पेशेंट हमारे पास रोज रोज आते हैं, कुष्ठ के कितने वैरायटी के पेशेंट आते हैं, श्वास के कितने पेशेंट आते हैं, तो हमें तो बार बार पेशेंट देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार नई नई दवाइयां देना है, तो हम बार बार देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ऋचा दुबे जी नमस्ते प्रणाम आपको। और एक बात और, मैं जो अभी व्याधियां पढ़ा रहा हूँ, इसी के पैरामीटर, इसी के पैरेलल मैं एलोपैथी के भी बहुत सारे डिजीजेस वह भी कवर करते जाऊंगा। तो हम लोग रक्तपित्त को मॉडर्न के हिसाब से क्या होता है, कैसे हम डायग्नोज करें, मॉडर्न के कौन से डिजीज रक्तपित्त के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमिना करके जो बीमारी रहती है, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम, उसको भी हम लोग रक्तपित्त देखते हैं, या फिर विसर्प देखते हैं, क्या देखते हैं वो सब हमें देखना है। या फिर उत्तान वात रक्त है क्या, कौन सी बीमारी कौन मैच होती है, या हीमोफीलिया है वह मैच होती है क्या, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। डॉक्टर ऋचा दुबे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे इतना प्राउड फील होता है। सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, नॉर्थ इंडिया में ठंडी में सरसों का तेल बालों में लगाया जाता है, चावल में सरसों का तेल और लाल मिर्च के अचार मिलाकर बचपन में खाया है। आपका बात सही है, लेकिन वो अचार वाला तेल अचार तक ही रहना चाहिए, इतना नहीं कि एक एक पाव खा रहे हैं। और ठंडी में तो खाना ही है, मतलब वो ठंडी को प्रोटेक्ट करता है। आप लोग देखेंगे यूपी बिहार के जो मजदूर लोग आते हैं, तो वो लोग पूरा बॉडी में सरसों का तेल 2 बार 3 बार लगाते हैं, तो ठंडी नहीं प्रवेश करता है। और वो नंगे बदन भी घूमते हैं, तो बिना चप्पल के भी घूमते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता है। जैसा देश वैसा वहां पे ठीक है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि पहले का धनिया दूर से ही महकता था, वही तो इतना सुगंधित होता। मेरे पापा बोलते हैं ना कि पहले का धनिया इतना सुगंधित होता था, पहले का टमाटर इतना खट्टा होता था, अंगूर में बीज होते थे। आज तो अंगूर में बीज ही गायब हो गए, टमाटर खट्टा ही नहीं है, मिर्ची तीखा ही नहीं है, मतलब ये सब है। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि कुल्थी का सूप विंटर में कभी कभी ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं और लेना चाहिए। और आम वात में तो बताया है कि कुल्थी का जो सूप रहता है वह आम वात की मतलब अग्नि को प्रदीप्त करता है उष्ण गुण की वजह से, और आम वात में बहुत उपयोगी रहता है। लेकिन युक्ति पूर्वक कुल्थी का दाल खाने के लिए मना गया है। हॉर्स ग्राम घोड़े लोग के लिए रहता है, अगर हम चबा चबा के खाएंगे तो हमको मुंह में छाले पड़ जाएंगे, इतना ज्यादा गर्म रहता है। डॉक्टर कुणाल जी बोल रहे हैं कि बट सर रेडिश लोअर्स बॉडी हीट। आपका बात सही है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में, यहाँ जो भी चीज बता रहे हैं अति मात्रा, अति सर्वत्र वर्जित। अगर मूली डेली डेली खाएंगे तो ये रक्त पित्त बना देगा। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, रवि कुमार जी बोले हैं सरसों का तेल नॉर्थ इंडिया में मेन कुकिंग ऑयल है। सरसों का तेल है वहां पे, क्योंकि वहां पे हिमालय पर्वत है, हिमालय के प्रभाव से सब ठंडी रहती है। महाराष्ट्र में उसका नहीं है, यहाँ पर मूंगफली का तेल है, सूर्यफूल का तेल है, या पाम ऑयल है। यहाँ पर सरसों का तेल कुकिंग ऑयल नहीं है देश के हिसाब से। साउथ इंडिया में जाएंगे वहां पे कोकोनट ऑयल है वहां पे, क्योंकि वैसा जैसा देश वहां पर वो साथ में रहता है। आपका बात 100% सही है। डॉक्टर आर के मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आपका व्याख्यान बहुत बढ़िया होता है, थैंक यू। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, कुछ लोग दूध मूंगफली साथ में खाते हैं, ये क्या उचित है? अगर थोड़ा खाए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर मूंगफली में नमक डाला हुआ है और वो दूध के साथ खा रहे हैं तो वो असाथ में होता है। आयुष दर्पण टीम की तरफ से एक लिंक दिया गया है, जो गूगल फॉर्म भरेंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग आप लोग गूगल फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे तो आपको लिंक दिया जाएगा इंटरेक्टिव सेशन में ज्वाइन होने का। आप लोग सुनते हैं ठीक है, लेकिन आपको बोलने भी आना चाहिए, डिस्कशन में पार्ट लेने आना चाहिए। तभी आप लोग ना पेशेंट के साथ जब भी इलाज करते हैं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग को आयुष दर्पण का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए ये लिंक ज्वाइन करके आप लोग आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद आपने अलग कास्ट के पर्सन से मैरिज करने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? क्या आयुर्वेद कास्ट के बारे में कैसा सोचता है? नितिन जी ने बहुत अच्छा बताया। आयुर्वेद ऐसा बताता है कि अतुल्य गोत्रीय विवाह, मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं करना है, सेम जीन्स में, मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं करना है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। मैं केवल आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, क्योंकि ना सेम उसमें करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हमारे कास्ट में, मतलब मैं सकलदीपी ब्राह्मण हूँ, मेरे कास्ट में जो ऐसे अलग कास्ट में मैरिज नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस आ गई हैं। और
हम लोग अगर देखेंगे महाभारत काल में, तो महाभारत काल में ऐसा देखा जाएगा कि कृष्ण भगवान ने दूसरे कास्ट में शादी किया, और जो अपने ये पांडव थे उन्होंने दूसरे दूसरे कास्ट में शादी किया, तो उनके बच्चे जो होते थे ओजस्वी, तेजस्वी, मेधावी, ये सब होते थे। तो आयुर्वेद भी यही मानता है कि कुछ नया जीन्स, नया चीज आना चाहिए, उससे जो जैसे कि कोई किसी कास्ट में लोग बुद्धिमान हैं, कुछ कास्ट में लड़ाके हैं, तो जब दो लोगों का संगम होगा तो वो दोनों गुण आ जाएंगे। ये चीज आयुर्वेद मानता है कि दूसरे इंटरकास्ट करना चाहिए, मतलब अतुल्य गोत्रीय सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, ये आयुर्वेद मानता है। अब अपना अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं कि नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर सोनू जी नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और जो लोग संकुचित विचार वाले होते हैं वो बोलते हैं कास्ट से बाहर शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा ये भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब हमारा जाति खराब हो जाएगा, कुल खराब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिकली अगर देखा जाए आयुर्वेद भी ये मानता है कि अनुवांशिक रोग जो रहते हैं वह हमें चेंज करना चाहिए, हमें वो चेन ब्रेक करना चाहिए, दूसरे कास्ट से शादी करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। जो आयुर्वेद मानता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी अपना अपना मत हो सकता है, अपने अपने विचार, अपने अपने संस्कार हो सकते हैं, वो पर्सनल लेवल तक हो सकता है। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, आईबीएस प्रवाहिका कैसे डिफरेंशिएट करें। आईबीएस और प्रवाहिका तो डिफरेंशिएट सबसे पहले आपने कर दिया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो एलोपैथी साइंस ने बताया है, प्रवाहिका जो है वो आयुर्वेद ने बताया है, ये तो सबसे पहले मेन आपने ही बता दिया। दूसरा क्या है कि आईबीएस जो रहता है वो बहुत सारे सिम्टम्स का, डिजीजेस का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसमें ग्रहणी दृष्टि भी हो सकती है, पक्वाशयगत वात भी हो सकता है, उसमें प्रवाहिका भी हो सकता है, उसमें आईबीएस में सब कुछ हो सकता है। इरिटेबल सिंड्रोम, खाना खाते ही वॉशरूम को जा रहे हैं, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। उसमें यह भी हो सकता है कि अर्श भी हो, अतिसार भी हो, ग्रहणी भी हो, बहुत सारे डिजीज रहते हैं। प्रवाहिका जो रहता है वो प्रवाहिका सिंपल प्रवाहिका रहती है, उसमें प्रवाहन ज्यादा कर करके वायु जो रहती है वह कफ को दूषित करके और बार बार मल प्रवृत्ति होती है, कृत्य अपकृत्य संज्ञताम। तो प्रवाहिका जो है वो एक बीमारी है, आईबीएस जो है मल्टीपल बीमारियों का कॉम्बिनेशन रहता है, ये मेन डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, और आईबीएस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, छोटा रूप में भी हो सकता है, मोहरबद्धम मोहद्रवम मल प्रवृत्ति ग्रहणी रोग भी हो सकता है, अम्लपित्त भी हो सकता है, और मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आईबीएस में को हम आईबीएस बोलते हैं। प्रवाहिका जो रहती है वो प्रवाहिका, डिसेंट्री, डिसेंट्री को हम प्रवाहिका बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, डॉक्टर कुलविंदर कौर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रिया जी बोल रही हैं कि सर अर्ध आर्द्र अर्शवेदों को रक्त सोचकर ट्रीट करना चाहिए क्या। नहीं नहीं, जो आर्द्र अर्श जो रहता है, आर्द्र अर्श नहीं होता है, स्त्रावी अर्श होता है, स्त्रावी अर्श या रक्तर्श, रक्तार्श, ये जो रहता है अधोग रक्त नहीं सोच के करना चाहिए, क्योंकि वहां पे रक्त वाहिनियां फूट जाती हैं और अर्श जैसी संप्राप्ति होती है। हम लोग चिकित्सा करेंगे तो कुछ कॉमन ड्रग्स निकालेंगे, जैसे कि नागकेशर का प्रयोग करेंगे, उसमें प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करेंगे, उसमें अनुलोमन करने वाली दवाई देंगे, लेकिन उसमें हमें अधोग रक्त पित्त में जो बोल रहे हैं कि प्रतिमार्गम जब विधि है, मतलब प्रतिमार्ग से दोषों को निकालना है, वमन कराना चाहिए अधोग रक्त पित्त में। अर्श में, स्त्रावी अर्श में हमें जरूरत नहीं है कि हम वमन ही कराएं उनको, हम लोग मृदु अनुलोमन करने वाली दवाइयां भी दे सकते हैं, वमन ही यहाँ, क्योंकि बीमारी दोनों अलग है, दोनों बीमारियां अलग हैं। हाँ, रक्त प्रदर जो रहता है, रक्त प्रदर बहुत बार अधोग रक्तपित्त हो सकता है, प्रदर की बीमारी, उसमें हम वमन कराते हैं तो पेशेंट को फायदा होता है, क्योंकि हमें डायग्नोसिस करने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो बीमारी जो रहती है वो अधोग रक्तपित्त होके ही रहती है। ठीक है, डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आयुष दर्पण जर्नल पेज की तरफ से एक ना गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, कृपया इसको भर दीजिए और आप लोग आ जाइए। डॉक्टर आयुर्वेदा, जेड आयुर्वेदा, बहुत बढ़िया है, ये पूछ रहे हैं जेड आयुर्वेदा जी, ये कौन है मालूम नहीं, जेड आयुर्वेदा है ये बोल रहे हैं तिल तेल रक्तपित्त को बढ़ाता है। कैसे? तिल तेल जो रहता है वह अग्नि की क्रिया जब होती है तो तिल जो होता है उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, और तेल जो रहता है वह भी उष्ण रहता है, तीक्ष्ण रहता है। तेल का गुण जो है, अगर आप 1 चम्मच खा रहे हैं तो वो ठीक है, साथ में है, उसको हम लोग ओक साथ में बोलते हैं, वो श्वास काश में भी फायदा करते हैं। लेकिन आप अगर 1-1 पाव लेंगे
तो वह नस साथ में नहीं है, वो रक्त पित्त भी करता है और पांडु रोग भी करता है, क्योंकि यहाँ पर अग्निमंद मेन पहले होता है। तेल का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि तेल लेने के बाद जो विधि बताया है स्नेह लेने के बाद वह अच्छे से नहीं किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें उसका खुद का प्रॉपर्टी है जो रक्त और पित्त दोनों को दूषित करता है। मतलब वहां पे उष्णता तीक्ष्णता पित्त का बढ़ा देता है, रक्त का जो है दुष्टि बहुत ज्यादा करता है। इसलिए तिल तेल है, तिल और तिल का तेल ये दोनों रक्त पित्त को बढ़ाता है। जी डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी बोल रहे हैं कि सीए ऑपरेशन का मेटास्टैटिक ना होने के लिए क्या करें, हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। अब हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाना है तो एक तो आचार रसायन उसका प्रयोग करना चाहिए, सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, मानसिक द्वेष नहीं करना है, जो आचार रसायन बताए वह करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे सुस्तो रक्षार्थम आयुषा, जो पूरा दिनचर्या बताए कि सुबह उठते उठते मल मूत्र का त्याग करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, दिन में न सोएं और त्रिविध कुक्षय के हिसाब से एक भाग ही अन्न का सेवन करें, रात्रि जागरण न करें। मतलब जितना भी दिनचर्या में बताया सदव्रत का पालन करें वो अच्छा है। और क्या करना है तो हेल्थ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन का प्रयोग करें, जैसे आम्लकी रसायन, त्रिफला रसायन, ब्रह्म रसायन, ऐन्द्र रसायन, च्यवन प्राशावले, ये सब का सेवन जब या स्वर्णकल्प जैसे कि स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण भूपति रस, जय मंगल रस, इसका सेवन रसायन के रूप में एक एक गोली सुबह शाम कर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सीए ऑपरेशन के बाद पेशेंट जो रहता है वो स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, कि बाद में वो सीए रिलैप्स ना हो, रिकरेंस ना हो। इसलिए हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, अपने सेल इतने मजबूत हो जाएंगे कि और फिर पंचकर्म बताया है कि पंचकर्म अच्छा रहता है, रसायन का सेवन करें, बहुत बढ़िया काम करता है। आयुष दर्पण टीम की तरफ से ना ये बताया गया है कि गूगल फॉर्म भरें और उसको भरने के बाद ही इंटरेक्टिव सेशन का, क्योंकि डेली का इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी चेंज हो जाता है। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर आइए। डॉक्टर रविशंकर जी प्रणाम आपको। हाँ डॉक्टर प्राची जी बोल रहे हैं कंटिन्यू वाइट डिस्चार्ज मध्ये कायदे। हाँ आप थोड़ा मराठी बोली, थोड़ा इंग्लिश बोली, थोड़ा हिंदी बोली, तो आपका आप क्योंकि प्राची हैं तो आप ना इंग्लिश भी बोल रही है, मराठी भी बोल रही है और सब कुछ बोल रही है। ठीक है मैं तो समझ गया, मुझे पूछना था। तो प्राची जी वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यू हो रहा है तो आप पहले ये देखिए कि उपप्लुता योनि व्यापत है क्या, कफज योनि व्यापत है क्या, कफजा योनि श्लेष्मला योनि व्यापत है क्या, फिर उसके बाद में इसमें कफज जो दुष्टि है क्या, या कफज ग्रहणी है क्या। मतलब बहुत सारे जो कफ की बीमारियां हैं उन सबको पहले हमें देखना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। वाइट डिस्चार्ज का बहुत बार कारण होता है चिंता, कभी कभी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, कभी कभी अव्यायाम करने की वजह से, दिन भर सोते रहने से, कभी कभी बहुत ज्यादा डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, ऐसे बहुत सारे हेतु रहते हैं। तो वो हेतु पहले देखना है और रोग निदानार्थ कर रोग देखना चाहिए कि ग्रहणी की दृष्टि की वजह से वाइट डिस्चार्ज ये सब। उसके बाद में चिकित्सा तो बहुत अच्छा आता है इसमें। पहले तो वहां पे पंचवल्कल क्वाथ से धो दें, क्लींजिंग करें, योनि धावन करें, योनि पिचू रखें, उसके बाद में योनि धूपन करें। ये एक्सटर्नल बही परिमार्जन चिकित्सा हो गया। इंटरनली हम लोग चंद्र प्रभावटी देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, फिर एकेटी देते हैं, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, इससे वाइट डिस्चार्ज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जो वाइट डिस्चार्ज में, फिर लुद्रासव है, पतरंगासव है और गुगुल कल्प बहुत सारे हैं जो वाइट डिस्चार्ज को ठीक कर देते हैं। इसके बाद भी अगर रह रहा है तो हमें योनि व्यापत देखना चाहिए। तो जो उपप्लुता योनि व्यापत है उसके अगर है तो वो चिकित्सा करें, जैसा बीमारी वैसा हम लोग को। और सबसे मेन डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का अगर चिकित्सा करना है तो आयुर्वेद के सारे बीमारियों को निकालना है और फिर उस हिसाब से हमें डायग्नोस करके फिर चिकित्सा करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो कफ की दुष्टि की वजह से हो रहा होता है, तो उसमें वमन कराने के बाद पूरा व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। तो हाँ मतलब कफ है ना, वहां पे कफ की दुष्टि है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए वमन कराना, कभी कभी संशोधन करके शमन करना पड़ता है, तो वैसा करें। डॉक्टर संगमित्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को अगर गूगल फॉर्म चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। और वाइट डिस्चार्ज पे मैं एक लेक्चर लूंगा जो बहुत अच्छे से बहुत सारी व्याधियों को लेके मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग अलग अलग पैरामीटर से व्याधियों को समझिए, करिए और हमेशा सक्सेसफुल होना है। ये हमेशा मन में रखिए कि हमें आयुर्वेद का झंडा गाड़ना है अपने एरिया में। एक बार क्या हुआ कि बाल गंगाधर लोकमान्य जो तिलक जी थे,
तो उनके बेटे ने कहा कि मुझे ना मोची का काम करना है, मतलब चमड़े का काम करना है। तो उन्होंने अपने बेटे को यही कहा कि जो भी काम करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी काम करो उसको एक नंबर करके दिखाओ, मतलब सर्वश्रेष्ठ बन के दिखाओ। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग को नंबर वन होना है। जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो लोग बोलना चाहिए कि इतना बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, पेशेंट के साथ जुड़ने का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, आप लोग चिकित्सा अच्छा करना चाहिए, आप लोग का ग्रंथाभ्यास अच्छा होना चाहिए, हर चीज में आप लोगों को नंबर वन बनना है। तो इसीलिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम लोग 8:15 बजे मिलेंगे, इंटरेक्टिव सेशन जूम पे होगा। इसका पासवर्ड और आईडी जो है आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़िए। प्रणाम सभी लोगों को।